Today we will be exploring few JavaScript myths. जो पहला मिथ है वो है ये डबल इक्वल टू कंपेयर्स वैल्यू वेयर एज ट्रिपल इक्वल टू कंपेयर्स डेटा टाइप एंड वैल्यू। जनरली जो ब्लॉग पोस्ट हैं वहाँ पे हमें इस तरह की डेफिनेशन देखने को मिल जाती है जो कि इनकम्प्लीट है। अगर तुम डबल इक्वल टू का स्पेक चेक करो, यहाँ पर हमारे पास डबल इक्वल टू एल्गोरिदम का स्पेक है। डबल इक्वल टू को एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी एल्गोरिदम भी बोलते हैं। अगर तुम ये स्पेक चेक करोगे तो जो सबसे पहला काम डबल इक्वल टू करता है वो है टाइप चेकिंग। डबल इक्वल टू एल्गोरिदम सबसे पहले टाइप चेक करता है। ओके, सो कहीं पर भी तुम्हें डबल इक्वल टू की ये डेफिनेशन देखने को मिले कि डबल इक्वल टू बस वैल्यू चेक करता है, तो उस डेफिनेशन से दूर रहो। तो फिर डिफरेंस क्या है डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में? जो रियल डिफरेंस है वो ये कि डबल इक्वल टू एल्गोरिदम टाइप कन्वर्जन करता है, जबकि ट्रिपल इक्वल टू कोई टाइप कन्वर्जन नहीं करता। अभी हम इस चीज को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे जो ये 10 पॉइंट्स लिखे गए हैं मैंने इनको समराइज किया है, तुम ये सारे पॉइंट अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर लेना। यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके ये 4 चीज़ें निकाली हैं। यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स को समराइज करके 4 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। जो सबसे पहली चीज़ डबल इक्वल टू एल्गोरिदम करता है वो है टाइप चेकिंग। अगर हम ए और बी का कंपैरिजन करते हैं यूजिंग डबल इक्वल टू, सबसे पहले डबल इक्वल टू एल्गोरिदम टाइप चेक करेगा। अगर दोनों का टाइप सेम है तो इट विल यूज ट्रिपल इक्वल टू और जो भी रिजल्ट है वो रिटर्न कर देगा। अगर ए नल है बी अनडिफाइंड है तो सिंपली रिटर्न ट्रू एंड वाइस वर्सा। अगर ए अनडिफाइंड है बी नल है तो रिटर्न ट्रू। थर्ड, लेट मी रीनेम दिस एक्स एंड वाई टू ए एंड बी, क्योंकि हम ए और बी का कंपैरिजन कर रहे हैं। सो थर्ड पॉइंट है, अगर ए और बी का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं और उनमें से कोई भी एक नॉन प्रिमिटिव वैल्यू है जैसे कि एरे या ऑब्जेक्ट, तो डबल इक्वल टू एल्गोरिदम उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, उसको पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाएगा और प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाने के लिए सिंपली वो टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करेगा उस डेटा टाइप पे। लास्ट चीज जो डबल इक्वल टू एल्गोरिदम करता है, अगर हम ए और बी का कंपैरिजन कर रहे हैं और वो सेम डेटा टाइप नहीं है तो डबल इक्वल टू एल्गोरिदम उनको सेम डेटा टाइप में लाने की कोशिश करता है बाय कन्वर्टिंग देम इनटू नंबर। सो डबल इक्वल टू एल्गोरिदम यही 4 चीजें करता है। और जो डिफरेंस है डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में वो ये कि डबल इक्वल टू टाइप कन्वर्जन करता है जब वो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, जबकि ट्रिपल इक्वल टू कोई भी टाइप कन्वर्जन नहीं करता। अभी अगर इन चारों पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो जो भी रिजल्ट हमारे सामने आएगा वो सब अब मेक सेंस करेगा। ओके, सो लेट्स गो इन कंसोल। यहाँ पे सिंपली मैंने अपना कंसोल ओपन कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ टू डबल इक्वल टू स्ट्रिंग में टू, तो इसका जो रिजल्ट है वो मुझे ट्रू देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 किक इन हो गया है। इफ ए एंड बी आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, कन्वर्ट देम इनटू सेम डेटा टाइप बाय कॉलिंग नंबर ऑन देम। तो यहाँ पे सिंपली स्ट्रिंग पे मैंने नंबर कॉल किया, ये नंबर 2 बन गया। 2 इक्वल टू 2 इज ट्रू। लेट्स ट्राई सम डिफरेंट एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ जिसमें 1 है और इसको मैं कंपेयर करता हूँ स्ट्रिंग 1 से। इसका भी रिजल्ट ट्रू है। ऐसा क्यों? यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 किक इन हुआ। इफ ए और बी इज नॉन प्रिमिटिव देन कन्वर्ट इट इनटू प्रिमिटिव बाय कॉलिंग टू स्ट्रिंग। जब मैं इस 1 एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे स्ट्रिंग 1 मिलेगा। सी, एक एरे है, इस पे मैंने सिंपली टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल कर दिया, मुझे स्ट्रिंग 1 मिला। इसी वजह से जो रिजल्ट है वो मुझे ट्रू देखने को मिला। और अगर मैं नल इक्वल टू अनडिफाइन करता हूँ तो मुझे ट्रू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 किक इन हो गया है। और अगर तुम करते हो एम्प्टी एरे का कंपैरिजन एम्प्टी एरे से तो यहाँ पे मुझे फॉल्स मिल रहा है। यहाँ पर कोई टाइप कन्वर्जन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डेटा टाइप हैं। यहाँ पे सिंपली ट्रिपल इक्वल टू यूज होगा, इसी वजह से मुझे फॉल्स देखने को मिल रहा है।
बट अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 तो क्या यहाँ पे टाइप कन्वर्जन होगा? वेल नहीं, अभी भी यहाँ पे टाइप कन्वर्जन नहीं होगा। बट यहाँ पर मैं निगेशन यूज़ कर लेता हूँ तो क्या यहाँ पे टाइप कन्वर्जन यूज़ होगा? वेल यस, अब यहाँ पे टाइप कन्वर्जन यूज़ होगा। लेट्स सी कि यहाँ पे मुझे ट्रू क्यों देखने को मिला। लेट मी क्लियर एवरीथिंग और यहाँ पे मैं अपने वापस से उस एक्सप्रेशन पे आता हूँ। यहाँ पर जब मैं 1 वाले एरे को निगेट करूंगा तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, फॉल्स। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 किक इन होगा, जो एम्प्टी एरे है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 किक इन होगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे देखने को मिलेगा और इस वजह से मुझे यहाँ ट्रू देखने को मिला। क्यों? क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग को जब तुम नंबर में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें 0 मिलेगा, फॉल्स को जब तुम नंबर में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें 0 मिलेगा। सो अब जो भी तुम्हें वियर्ड से क्वेश्चन दिखते होंगे डबल इक्वल टू का यूज़ करके, वो सारे क्वेश्चन तुम बस इन 4 रूल्स का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम सॉल्व ना कर पाओ। नाउ लेट्स सी कि हमारा सेकंड मिथ क्या है। और जो सेकंड मिथ है वो बहुत ही कॉमन मिथ है। जावास्क्रिप्ट में हमें एक कॉन्सेप्ट सुनने को मिलता है, होइस्टिंग। और अगर तुम गूगल करोगे तो तुम्हें एक ये बहुत कॉमन सा स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, वेरिएबल्स declaration are moved to the top of the function, and let's test it. Simply in the address bar, let me type hoisting javascript and let's see few of the definition जो हमें गूगल से मिलती हैं. This is W3 School and let's see what he is saying. Hoisting is JavaScript default behavior of moving all declaration to the top of the current scope. Well, this is a wrong statement. Let's see Geeks for Geeks क्या बोलता है. Hoisting refers to behavior where JavaScript moves the declaration of variable. Well, कोई movement नहीं होता है, तो this statement is also wrong. Free code camp is a concept or behavior in JavaScript where the declaration of a function, variable or class goes to the top of the scope. Well, कुछ भी कहीं जाता नहीं है. So again, wrong choices of words. Programmings in JavaScript, hoisting is a behavior in which a function or variable can be used before declaration. This is somewhat making sense to me. यहाँ पे कोई movement वाला word नहीं है. So अभी तक का ये मुझे थोड़ा sensible सा लगा. Let's see डिजिटल ओशन वाले क्या बोल रहे हैं. Hoisting is a JavaScript mechanism where variables and functions declarations are moved. Well, no, sorry, this is also wrong. तो अब तुम खुद से go through कर लो. जहाँ जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ डिक्लेरेशन, वो बहुत ही वेग डेफिनेशन है, दैट्स नॉट कंप्लीट पिक्चर. लेट्स सी एमडीएन क्या बोलता है. होइस्टिंग इज नॉट अ टर्म normatively defined in the ECMA specification. Well, in JavaScript there is no such term called hoisting. ये लोगों ने बस बना दिया अपने आप से चीज़ों को समझने के लिए. इसे तुम ऐसे समझ सकते हो, किसी ने अपने समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को एक वर्ड दिया होइस्टिंग और लोगों ने बस उसको फॉलो अप कर लिया. बट इन रियलिटी जावास्क्रिप्ट में होइस्टिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है. इट्स जस्ट हाउ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स द कोड. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई ये होइस्टिंग क्या है और क्यों किसी कोड का कोई मूवमेंट होता नहीं है. तो इसके लिए हम सिंपली अपने कोड एडिटर में चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेर माई मैजिक वेरिएबल, और एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, फंक्शन माई मैजिक फंक्शन. एंड इनसाइड दिस फंक्शन लेट्स सिंपली ऐड अ कंसोल. हे देयर, एंड लेट्स कॉल दिस फंक्शन above declaration my magic function, and above the variable declaration let's do a console.log my magic variable. Let's save this code, let's go to the console and let's see कि हमें क्या देखने को मिलता है. Well, मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिल रही है, मुझे सिंपली अनडिफाइंड और हे देयर देखने को मिल रहा है. Well, अब लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बोल दिया मूविंग द डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द फंक्शन. वेल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. इट्स जस्ट हाउ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स द कोड. नाउ लेट्स सी कि कैसे जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करता है. लेट मी ऐड अ कमेंट हियर. ओके, अ मल्टी लाइन कमेंट, एंड लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस. वेल, जावास्क्रिप्ट
दो फेजेस में एग्जीक्यूट होती है। जो पहला फेज है वो है पार्सिंग फेज, या फिर लोग इसको मेमोरी एलोकेशन या फिर स्कोप सेटिंग फेज भी बोलते हैं। जो सेकंड फेज है वो है एग्जीक्यूशन फेज। तो जो भी कोड तुम लिखते हो वो दो फेजेस में एग्जीक्यूट होता है। जो पहला फेज होता है उसमें जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स और फंक्शन का स्कोप सेटिंग और इनिशियलाइजेशन कर चुका होता है। तो जब कोड एग्जीक्यूट होता है, ब्राउजर को या जावास्क्रिप्ट इंजन को पता होता है कि उसको उस फंक्शन या फिर उस वेरिएबल को कहाँ खोजना है। तो जब इस कोड का पार्सिंग फेज होगा, माई मैजिक वेरिएबल की जो डिफॉल्ट वैल्यू है, अगर तुमने वेरिएबल वेर से बनाया है तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट जब पार्सिंग फेज आगे बढ़ेगा तो उसको फंक्शन कॉल दिखेगा। वेल, पार्सिंग फेज में फंक्शन कॉल का कोई महत्व नहीं होता, बस डिक्लेरेशन का महत्व होता है। तो उसको सिंपली माई मैजिक फंक्शन मिलेगा, वो सिंपली माई मैजिक फंक्शन को अपने स्कोप टेबल में ऐड कर देगा कि यस, मेरे पास माई मैजिक फंक्शन नाम का कोई चीज़ है। जब तुम एग्जीक्यूट करोगे तो सिंपली स्कोप टेबल में चेकिंग होगी, क्या ऐसा कुछ है, आंसर मिलेगा यस, और वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे वैर की जगह लेट होता तो तुम्हें एरर देखने को मिलती, कैन नॉट एक्सेस माई मैजिक वेरिएबल बिफोर इनिशियलाइजेशन, फोकस ऑन द वर्ड इनिशियलाइजेशन, इट्स नॉट डेक्लरेशन, इट्स इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे ये एरर तुमको खुद बता रही है कि भाई जावास्क्रिप्ट ने इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, बस इनिशियलाइज नहीं किया है। जावास्क्रिप्ट लेट और कॉन्स्ट को इनिशियलाइज नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब लेट और कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस हुए वो दोनों साथ साथ आए, एक जुड़वा भाई की तरह, और कॉन्स्ट को इनिशियलाइज जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करता, कॉन्स्ट माई मैजिक वेरिएबल इक्वल टू 10, अब अगर बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट इस माई मैजिक वेरिएबल में अनडिफाइंड डाल दे, तब तो मेन पर्पस ही बीट हो गया, बिकॉज कांस्टेंट को तुम दो बार इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो। सो दे चूज कि चलो लेट और कॉन्स्ट दोनों को ही हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे। सो दैट्स वाई लेट और कॉन्स्ट से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं होते हैं, और अगर तुम उनको पहले यूज करोगे तो तुम्हें एरर देखने को मिलेगी। ओके, सो दिस इज हाउ होइस्टिंग सिस्टम वर्क्स। इस होइस्टिंग पे मैंने कंप्लीटली डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, तो आई विल गिव द लिंक टू यू गाइज, यू कैन एक्सप्लोर। बट अब तुमको ये क्लियर हो चुका होगा कि होस्टिंग में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, इट्स जस्ट द वे हाउ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स द कोड। नाउ लेट मी गिव यू अ challenging question. When I run this code, what will be printed in the console? Your options are undefined या फिर error. तो let me save this code and let's see कि क्या होता है। My magic variable is not defined. Well, यहाँ पर ये एरर मुझे इस वजह से मिली क्योंकि जब मेमोरी एलोकेशन फेज स्टार्ट होगा, उस फेज में जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड होता है ना, वो इग्नोर हो जाता है, बस डिक्लेरेशन वाले पार्ट को ही मैनेज किया जाता है। यहाँ पर जो console.log है, ये एक एग्जीक्यूटेबल कोड है, इसको एग्जीक्यूट करना है, तो ये सेकेंड फेज में रन होगा, इसका डिक्लेरेशन से कोई मतलब ही नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट इंजन को यहाँ माई मैजिक वेरिएबल नाम से कुछ भी नहीं मिलेगा। जब कोड रन होगा, जावास्क्रिप्ट इंजन चेक करेगा क्या उसके पास माई मैजिक वेरिएबल नाम से कुछ है, आंसर मिलेगा नो, और कंसोल में एरर आ जाएगी। नाउ हाउ कैन आई फिक्स दिस? लेट्स फिक्स दिस प्रॉब्लम। मैं सिंपली इस माई मैजिक वेरिएबल को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, लेट्स सेव इट एंड लेट्स सी क्या अभी भी एरर है। माई मैजिक वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। अभी भी मैं यहाँ पे कोई डिक्लेरेशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने ये वेरिएबल लिखा है, दिस इज ट्रीटिंग like a expression. Let's do one thing. Let's add var here. Let's save this code and let's see what happens. Well, अभी मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेरेशन मार्क कर दिया है। अब ये पार्सिंग फेज का पार्ट है, जावास्क्रिप्ट इंजन सिंपली इसको इनिशियलाइज कर देगा। इसी वजह से अब मुझे यहाँ पे एरर नहीं मिल रही है। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर थर्ड एंड लास्ट मिथ। लेट्स सी कि ये क्या है। अगर तुम क्लोजर के बारे में नेट पे सर्च करोगे तो तुम्हें जनरली ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं दिख जाएगा। क्लोजर इज अ फंक्शन विच हैज एक्सेस टू द वेरिएबल्स डिफाइंड आउटसाइड इट्स लेक्सिकल स्कोप। काफी टेक्निकल डेफिनेशन है, बट इस डेफिनेशन के जो स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स हैं, वहीं से ही इस डेफिनेशन की जो करेक्टनेस है उस पर क्वेश्चन खड़ा होता है, क्योंकि क्लोजर एक फंक्शन नहीं है। वेल, लेट्स सी कि क्लोजर क्या है। क्लोजर इज अ प्रॉपर्टी जस्ट लाइक
एक ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर इज अ प्रॉपर्टी दैट एग्जिस्ट्स ऑन अ फंक्शन, और ये हमेशा नहीं होती है. इट गेट्स क्रिएटेड वंस अ फंक्शन डिफाइंड इनसाइड एनी अदर फंक्शन एक्सेसेस वेरिएबल डिफाइंड इन एनी ऑफ द इंक्लोजिंग पेरेंट फंक्शन. यहां से ये भी निकल के आता है कि क्लोजर doesn't get created when function accesses things from global scope. Let's try out this definition in our code. यहाँ पे मेरे पास एक show function है और यहाँ पे मैं global scope से एक डेटा वेरिएबल एक्सेस कर रहा हूँ. नाउ यहाँ पर कभी कोई क्लोजर नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे जो शो फंक्शन है ये डायरेक्टली ग्लोबल स्कोप की चीज़ों को एक्सेस कर रहा है. इस केस में कभी कोई क्लोजर नहीं बनता क्योंकि ग्लोबल स्कोप हमेशा हर फंक्शन के लिए अवेलेबल होता है, तो कोई सेंस ही नहीं बनता कोई क्लोजर क्रिएट करने का. यहाँ से तुम्हें एक और चीज़ पता चलेगी कि हर फंक्शन क्लोजर नहीं क्रिएट करता, सिर्फ वही फंक्शन क्लोजर क्रिएट करता है जो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर है. तो अगर मैं इस शो फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन बनाऊं, फंक्शन इनर शो, और अब इस कंसोल को मैं मूव कर दूं इस इनर शो के अंदर, तो क्या अब क्लोजर बन रहा है? लेट मी कॉल दिस फंक्शन एंड लेट्स गो टू द कंसोल. क्या अब क्लोजर बन रहा है? वेल नो, अभी भी क्लोजर नहीं बन रहा. क्यों? क्योंकि अभी भी मैं ग्लोबल स्कोप की चीज़ों को एक्सेस कर रहा हूँ. क्लोजर कब बनेगा? वेल जब मैं इस डेटा एरे को इस शो फंक्शन के अंदर मूव कर दूंगा, अब यहाँ पर क्लोजर बन रहा है. कौन क्लोजर बना रहा है? इनर शो फंक्शन. How can I say that? Well, because I know, and let me show it to you as well. So मैं यहाँ पे simply क्या करता हूँ, instead of calling this inner show function, let me do console.dir and let's pass inner show. Let's save this code. Let's go to the console. Now I can expand this function and let's expand this magical scope की. See, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? A nice closure property. Let's expand it. और सी यहाँ पे क्या है? डेटा. और ये कहाँ से आ रहा है? सी शो फंक्शन से. सो जब भी एक इनर फंक्शन अपने इंक्लोजिंग पेरेंट फंक्शन की कोई भी चीज़ को एक्सेस करता है, एक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोजर, और वो प्रॉपर्टी जो भी आउटर स्कोप की चीज़ें होती हैं उसको अपने अंदर प्रिजर्व करके रख लेता है. अगर मैं इस डेटा कांस्टेंट को मूव कर दूं आउटसाइड शो फंक्शन और अब मैं चेक करूं इस इनर शो को, तो यू विल सी कि यहाँ पे कोई क्लोजर नहीं बन रहा क्योंकि अभी सारी चीजें ग्लोबल स्कोप में है. सो इससे जो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है वो कंप्लीटली मैच हो जाती है. क्लोजर इज अ प्रॉपर्टी दैट एग्जिस्ट ऑन अ फंक्शन. It gets created once a function defined inside any other function accesses variable defined in any of the enclosing parent function. It doesn't get created when function accesses things from global scope. Okay? Now, ये मैंने क्लोजर के बारे में तुम्हें 10-20% इंफॉर्मेशन दी है जस्ट टू टिकल यू कि भाई क्लोजर के बारे में और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तुमको एक्सप्लोर करनी चाहिए. मैंने कुछ वीक्स पहले एक सेशन लिया था अबाउट क्लोजर, जहाँ पे मैंने रिएक्ट में क्या प्रॉब्लम आती है और क्लोजर एग्जैक्टली कैसे काम करता है, जहाँ पे मैंने और भी चीज़ें डिटेल में बताई हैं. तो यू गाइज अगेन कैन चेक आउट दिस वीडियो. विद दैट सेड हमने तीनों मिथ कवर कर लिए हैं.